नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आईने में एक राजनीतिक बहस। तो आइए आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत इनसे मुखातिब होते हैं और बातचीत करते हैं। आपको बताते चले कि हमारे बीच मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश यादव जी हैं, हमारे बीच बुद्धिजीवी अधिवक्ता नीतू सिंह यादव जी हैं, बुद्धिजीवी शत्रुघ्न चौधरी जी हैं, हमारे बीच अनिल यादव जी हैं। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं। तो पेश है आईने में एक राजनीतिक बहस। मैडम, आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस के अंतर्गत आपका स्वागत है। आपको नमस्कार करता हूँ। आपको भी नमस्ते। मैडम, आपसे सीधा सवाल ये है कि अभी वर्तमान सांसद जो है, उस वर्तमान सांसद से जनता कितना खुश है? क्या वो जनता के बीच में जाते हैं? नहीं, ये देखने को भी नहीं मिलता है और सुनने को भी नहीं मिला है। ये सांसद साहब जो है कभी भी जनता के बीच नहीं जाते हैं। जैसे हम लोग अगर क्षेत्र भ्रमण करते हैं, मैं महिला समिति में भी काम करती हूँ, पूर्व मुखिया भी हूँ, तो मैं अपनी पंचायत की दौरा भी करती हूँ और त्रिवेणीगंज की कई पंचायत भी जाती हूँ। तो जैसे बात करने के दौरान आता है तो महिला हो या पुरुष हो, तो वो बताते हैं कि हम लोग जिस सांसद को जिताए हैं हम लोग का कोई काम नहीं हुआ है। वही लोग बताए थे कि हम लोग मजदूर थे, कहीं दिल्ली या कहीं फंसे हुए थे, तो हम इनके सांसद साहब से उनसे सहयोग मांगे कि हम लोग को अभी हम लोग फंसे हुए, हम लोग यहाँ से कैसे उड़े, हम लोग को निकाला जाए। तो उनका शायद बयान था कि आपके वोट से हम नहीं जीते हैं, हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग बार बार हो रहे थे जो नहीं, आपको हम वोट दिए हैं सांसद साहब, हम लोग को इससे निकालिए। वो बोले नहीं, आपके वोट से हम नहीं जीते जी, आप ही के वोट से जीते हैं। यानी वोटिंग नहीं किए तो उनको मदद नहीं करेंगे। अब जो इनके मानसा किया है इसको तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि वो मजदूर थे और वो बोल रहे थे। अगर यही बात बड़े घराने के, जिस तरह की मोदी का देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट और बड़े लोग के साथ देते हैं, जैसे किसानों की कर्ज माफी के बारे में बोल के और बड़े लोगों का कर्ज माफी हुआ है, इस टाइप से इनके सांसद सभी हैं। तो सांसद जी ये भी आप देखिए, आज के दौरान में कल कहीं घूमने गए हुए थे, तमकुला साइड में या कहीं है, तो उनसे पूछा जाता है, बोला जाता है कि आपको जो हम ये कितना पैसा मिलता है राशन के लिए, 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, तो आप हमको वोट क्यों नहीं देंगे? वो मजदूर बोलते, वो बड़ी चालाक थी, बोले कि आप दावी देके हमसे वोट लीजिएगा, आपको हम 25 किलो अनाज देते हैं, आप 5 किलो की बात करते हैं, आप तो हमको घुमा के असूल लेते हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि इस सांसद महोदय का कितना इस क्षेत्र में है। मैडम, आप कह रहे हैं सांसद महोदय की लोकप्रियता नहीं है, लेकिन कल सुपौल के गांधी मैदान में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं और वो मंच से सरेआम कहते हैं कि दिलेश्वर बाबू ने बहुत काम किया है और काम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा। इन्होंने बहुत काम किया है और उन्होंने रेलवे का सौंदर्यीकरण का भी वादा करके जाने का काम किया है। तो आप इस संदर्भ को लेकर क्या कहेंगे? एक तरफ राजनाथ सिंह दावा कर रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, जनता के बीच गए हैं, और आप कहते हैं कि जनता के बीच नहीं गए हैं। तो उनसे पूछते ना, वो पटल पे कितना काम हुआ है, काम का नाम गिनाते गिनाते वो थक रहे। आप 1-2 नाम पूछ लेते, कौन सा काम किए वो तो बताइए, किन जनता का आप मदद किए, कौन सी रोड बनी है, कौन सा पुल बना। आप जाके गुड़िया में देखिए, बतावा गुड़िया जो विद्यानगर गुड़िया है, बहुत बड़ा पुल है। यहाँ आप देख लीजिए त्रिवेणीगंज में ही मछा के साइड में जो पुल है, तो पूछिए ना कौन सा काम किए, क्यों नहीं बना पुल। अगर काम किए हैं ताकि जनता खुश होते, एक ही नारा निकलता दिलेश्वर का मत, तब फूल पर मोदी पर क्यों जाते? वो तो मोदी के नाम पे वोट मिल जाता है, यहाँ कहीं जातिवाद हो जाती है तो कहीं कुछ हो जाता है। लेकिन इस बार की जनता आगे है, यानी नेता नहीं, जनता आगे है कि इस बार ना सत्ता के लोभ में, ना जात पात में, इस बार जो वोट होगा वो काम पे होगा, विकास पे होगा, बेरोजगारी पे होगा और महिलाओं की सुरक्षा पे होगा। यानी मोदी लहर इस बार नहीं चलेगी। इस बार 40 में 40 इंडिया गठबंधन को जा रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं 40 में 40 इंडिया गठबंधन को जा रहा है, तो मैं बिहार पे जरा सा आ जाता हूँ। नीतीश बाबू पलटी मारते रहे हैं, लेकिन कल केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आए सुपौल में, तो उन्होंने कहा कोई माई का लाल है जो नीतीश बाबू पर यह उंगली उठा सके कि भ्रष्टाचारी है ये। तो आप क्या कहेंगे? नीतीश बाबू भ्रष्टाचारी हैं? उन्होंने विकास किया है कि नहीं? आप देखें ना किस तरह भ्रष्टाचारी कहते हैं। विधानसभा में जो सवाल उठा था, नीतीश जी का दिमाग फिर गया था कि महिला के बारे में सरेआम जो बोल रहा था, एक पति पत्नी का क्या हैसियत है, वो सरेआम खुलेआम बोल रहे थे। तभी उन्हें शर्म नहीं हुआ था? वो गांजा फूके हुए थे क्या? तो उनको किस आधार पे वोट देंगे?
और राजनाथ जी जो कह रहे थे, पूछे नहीं कि कितना बड़ा भीड़ है, कौन आए हैं जनता, कौन आपको सुन रहे हैं, इस चीज को पूछते। पलटू चाचा से पूछते, आप तो वादा करके जाते हो, आपके वादा में फंस के जनता आज बर्बाद है, कहीं कुछ नहीं विकास हुआ है। मैडम जैसा रोकूंगा कि आप नीतीश बाबू के इस चीज पे उंगली उठा रहे हैं कि वो महिला को ऐसा बोल दिया, सही है, उन्होंने बोल भी दिया और जायज है, लेकिन वो मंच से यह भी दावा कर रहे हैं कि महिला को आगे बढ़ाने का हमने काम किया, साइकिल दिया, पोशाक दिया, महिला आज जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वो नीतीश सरकार का ही देन है। क्या इससे पहले महिला नहीं पढ़ती थी क्या? इससे पहले साइकिल नहीं चलाती थी? हम लोग तो नीतीश सरकार थे ही नहीं, हम लोग स्कूटर चलाते थे, साइकिल चलाते थे। उस समय क्या हुआ था? कौन सी सरकार थी? नीतीश सरकार थे क्या? उस समय जो इतना प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या नीतीश सरकार के दिन जिस तरह मोदी वादा करते कि राम को हम लाए, राम का जन्म 14 में हुआ है क्या? देश आजाद 14 में हुआ है कि पहले आजाद हुआ है? ये भी कह दे कि देश का आजादी जो है मेरे ही सीमा हो जाए, मोदी ही देश का आजाद करवाए हैं, यही बात ना हुआ। कहने का अर्थ तो यही हो जाता है। तो उनका कहना यह भी है कि महिला आरक्षण मिला है, 50% बिहार में महिला आरक्षण मिला है। मोदी जी भी डंका पीट रहे हैं कि महिला को आरक्षण देने का काम आरक्षण करेंगे। दे के आप क्या किए हैं? तो महिला वो जो वहाँ जो दिल्ली जंतर मंतर रोड पे जो हुआ था कांड, तो उसमें आप क्यों नहीं बोले? मणिपुर में जो घटना हुई उस तरह, उसमें क्यों नहीं बोले? बिल्किस बानो के बारे में काहे नहीं बोले? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप तो धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, लड़ा के गोबर गाय इस सब के नाम पे आप विकास पुरुष कहते हो अपने आप को। आपने तो पूरा बर्बाद करके रख दिए हो। तो आप यह कहना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। जी। हम लोग क्या रात को निकल सकते हैं? दिन में तो निकल ही नहीं सकते। हमारी बच्ची जो पढ़ने जाती है, हमें क्यों चिंता लगी हुई रहती है कि मेरी बच्ची कॉलेज गई है, कोचिंग गई है, घूम के आएगी कि नहीं? हर घर का तो डर है, हर माई बाप का डर होता है कि उनको अपने बच्चा बेटे बेटी के प्रति बहुत यहाँ आतंकवाद बढ़ गया है यहाँ। तो महिला को सुरक्षित रखने के लिए आपके हिसाब से क्या मौजूदा सरकार को बदलना चाहिए? अगर मौजूदा सरकार को बदलना चाहिए तो किन्हें आना चाहिए? और स्थानीय तौर पे सांसद को अगर बदलना चाहिए तो फिर किन्हें आना चाहिए? मैं मौजूदा सरकार को बदलना चाहती हूँ, बदल के देखूंगी कि ये सरकार काम करती है कि नहीं करती है, फिर बदलूंगी। लेकिन मौजूदा यहाँ सांसद जो है चंद्रहास चौपाल जी आएंगे, हम लोग उसको भारी मतों से सभी मिलके उसको जिता रहे हैं और जीत भी रहे हैं। अभी जो जात पात हर चीज से ऊपर उठ के उनको जिताने का काम कर रहे हैं। जी, जनता से अपील करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, क्रांतिकारी लाल सलाम करती हूँ कि अभी इंडिया गठबंधन का लहर चल चुका है। सभी मोदी मय जो बोला जाता है वो खत्म हो चुका है। अभी आपका चंद्रहास चौपाल की बाजी आ गई है। तेजस्वी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद और माकपा माले सब जिंदाबाद का नारा चल चुका है। इसलिए यहाँ से सुपौल से चंद्रहास चौपाल जी भारी मतों से जीतेंगे और आप लोग का सहयोग, जन जन का सहयोग चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। मैं इतना ही कहकर सबको फिर से पुनः लाल सलाम करती हूँ। तो चलिए अब मुखातिब हो जाते हैं हम मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश यादव जी से, जानते हैं कि इनका क्या विचार है, यहाँ का आबो हवा क्या है, सुपौल जिला का, सुपौल का हवा किस ओर है, किसके सर होगा ताज, आखिर क्यों होगा उनके सर ताज। आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं। सर, क्या आबो हवा है सुपौल जिला का? सुपौल का हवा बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि भारत में पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि सामान्य सीट पर एक दलित युवा चेहरा को टिकट देकर तेजस्वी यादव जी ने इतिहास में नाम दर्ज कर लिया है। पता नहीं बहुत दिनों के बाद चुनाव में जो गांव घर में घूमता हूँ, जहाँ जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, मंदिर मस्जिद के आधार पे लोग वोट करते थे, पहली बार सुपौल लोकसभा में लग रहा है सभी वर्ग के लोगों को का प्यार चंद्रहास जी चौपाल के प्रति। और पिछले दिन बेरोजगारों के सवाल पर जो 17 साल बनाम 17 महीने में नीतीश कुमार जी ने जो कुछ काम किए हैं, शिक्षक के सवाल पर, आशा के सवाल पर, सेविका बहने के सवाल पे कुछ जो निर्णय लिए हैं, जो अजूबा निर्णय है, बिहार के तमाम युवा चेहरा, सभी जात के अच्छे लोगों का सहयोग महागठबंधन के साथ है। ऐसा सुपौल लोकसभा का फीलिंग हो रहा है। सर, मान लीजिए कि महागठबंधन को 40 में 40 बिहार में आ भी जाता है, और क्या ये सरकार बना पाएगी? अगर सरकार बना पाएगी तो देश में कौन होंगे प्रधानमंत्री? कहा जाता है कि बिन दुल्हा का बारात है ये।
ये भाजपाई भाषा है पत्रकार जी। जी मतलब पूरे इस देश में लग रहा है कि मोदी 14 से आए हैं ना, तो यही आज़ादी लाए थे, यही तमाम संसाधन लाए थे, यही भगवान को भी लाए हैं। इसी तरह का सवाल आपने किया है। ये देश 14 के पहले भी था। इस देश में आज़ादी की लड़ाई में जो लोग आज संविधान को दूर करने की बात करते हैं, नागपुरिया संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में भगत सिंह, राजगुरु बिस्मिल और आज के समय में डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग, डॉक्टर बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे, मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करके आज थाना से पूछिएगा भाई कौन दरोगा है। जिस घर में मजदूर पैदा होता था उस घर में आज दरोगा पैदा होता है। उस आरक्षण का देन है। और 400 का पार, उनके कई दर्जनों सेंट्रल लीडर, कई एमपी लोगों ने भी कहा है कि 400 पार करा दो, संविधान को संशोधन करने की जरूरत है। ठीक है कि अमेंडमेंट जरूरी है, लोकसभा को ये पावर है, पर आपका नेचर क्या है, आपका नजरिया कहाँ पे है? आपको वोट देने के अधिकार भी हमको खत्म करने की डर लग रहा है। बिल्कुल लोकतंत्र खतरा में है। पिछले कार्यकाल में मोदी जी ने भारत की टोटल सरकारी संपत्ति को गिरवी रखने का काम किया। आज बिजली देखिए निजीकरण कर दिया, कितनी महंगा हो गया है। बिल्कुल आज कोई एक मुद्दा नहीं रह गया भारत सरकार के लोगों को जिस मुद्दे पर वो वोट मांगेगा। रही सुपौल लोकसभा की बात, पिछले सांसद जी निष्क्रिय रहे हैं, लोगों को काफी इस बात का गुस्सा है और युवा चेहरा सामने है। तेजस्वी जी और उनके बातों पर लोगों का भरोसा है। 6 पार्टी का महागठबंधन है और सभी 6 पार्टी ने जिस प्रकार से 40 सीट पर उम्मीदवार सभी वर्ग के लोगों को देने का प्रयास किया है, पहला पारदर्शिता यहीं से नजर आता है। और जनता वैसा नहीं है कि आप कुछ कह दीजिएगा। मोबाइल उनके हाथ में है, यूट्यूब उनके हाथ में है, देश क्या है, दुनिया क्या है, विज्ञान क्या है, वो प्रयोग करके देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं। सर ठीक है, आपने स्थानीय मुद्दा को लेकर के बोल दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको काटना चाहूँगा यहाँ पे कि राहुल गांधी जी क्या देश के प्रधानमंत्री होंगे? क्या उनका नाम नामित है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, राहुल जी क्यों नहीं हो सकते हैं? राहुल जी भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले आप प्रधानमंत्री जी का नाम पूछते हैं तो विगत 10 वर्ष से पहले ये नहीं होता। विपक्षियों के द्वारा नाम स्पष्ट कर दिया गया है, मोदी है तो मुमकिन, ऐसा कहते हैं, लेकिन आपके द्वारा कहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ये है तो मुमकिन है? जहाँ एक ही चेहरा है तो वहाँ तो मोदी जी का नाम कहते हैं। जहाँ तो दर्जनों ऐसे चेहरा है जो देश को चलाने के लिए, दर्जनों तो प्रधानमंत्री नहीं होंगे सर। दर्जन कैसे होगा? हम अपनी बहन की शादी करते हैं, 10 लड़का को देखते हैं, जो सबसे सुंदर होते हैं, जो मन में जचता है, उनको हम बनाते हैं। देश में वोट हुआ नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम आप पूछते हैं, यही सामंती भाषा है, यही पूंजीवादी व्यवस्था है। देश के लोग जिनको पसंद करेंगे और फिर सदन बैठ के तय करेंगे जो लोकसभा के बहुमत के नेता कौन होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे। ये क्या तरीका है कि पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहे हैं? तो ये जो संवैधानिक हिसाब है, पहले जो लोग सर नाम आउट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री होंगे, तो फिर आपके हिसाब से वो संवैधानिक नहीं है? अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ, तो भारत का जो असली चेहरा गाँव में बसता है, जो शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, मजदूर है, आज लाखों लोग पलायन करके दिल्ली जा रहे हैं। मोदी जी को और उनके लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है क्या? उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को वर्ष में रोजगार दूंगा, तो 10 गुना 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? उल्टे जो लोग रोजगार करते थे, रोजगार खत्म हो गया। तमाम निजी संस्थान को बेच दिया, भारत की संपत्ति को इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। आज देश के उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। 8,500 करोड़ रुपया जिस तरह से चंदा दो, धंधा करो, क्या ये गरीब की सरकार है क्या? क्या ये मेहनत का आवाम की सरकार है क्या? ये सरकार तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी, ऐसा ये धंधा कर चुका है। क्या मंदिर बनाने से हमारी बेरोजगारी दूर होगी? हमारा पेट भरेगा, हमें कपड़ा मिलेगा, हमारे बच्चे को संस्कार होगा? मंदिर तो वो विश्वास का चीज है। भारत का संविधान का देन है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो टांगने में उनको आज भी शर्म आता है। संविधान के जो निर्माता जिस दिन आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वही आरएसएस वाले साला नागपुर में बैठ के अपना अलग संविधान, 10 वर्ष पहले तक आरएसएस वाले कहते भारत के संविधान को हम नहीं मानते हैं। और भारत का संविधान ऐसा मजबूत लिखा गया है कि तुम चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए हो। भारत के संविधान की पूजा करो, और भारतीय कभी भी तुमको संविधान में बदलाव नहीं लाने देगा। बदलाव लाएगा मजदूर के पक्ष में होगा, किसान के पक्ष में होगा, मेहनत का आवाम के पक्ष में होगा, उनके पक्ष में होगा जो देश को चलाता है। किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो मोदी का आत्मनिर्भर भारत चलेगा क्या? कोरोना काल में घर में सोए हुआ था सब,
किसान खेत में पैदा कर रहा था, जवान अपना सेना अपना ड्यूटी कर रहे थे, आज उसका कोई चर्चे नहीं है। तो सर ये देश की बातें हो रही थी, अब बिहार पे आ जाते हैं। बिहार में एक बहुत जोर शोर से चर्चा चल रहा है 17 साल बनाम 17 महीना, ये क्या है, ये स्पष्ट करवाना चाहता हूँ। 17 साल बनाम 17 महीना जी, प्रधानमंत्री जी का बयान है। तेजस्वी का जो और महागठबंधन का जो लहर देखा है हिंदी भाषाभाषी क्षेत्रों में, तो प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से पैदले चलना शुरू कर दिए। नीतीश बाबू को 400 के बदला 4000 नजर आते हैं। बार बार वो दिमाग उसका काम ही नहीं करता है। कभी पता 4 नहीं। लाख तो कभी हाँ, 4 कभी 4 लाख कभी 4000 बोलते हैं। जिनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, जो हेलीकॉप्टर से पैदले चल रहे हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जो गाय गोबर मांस के नाम पे राजनीति करते हैं, उसको कहता सबसे मजबूत प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जी गैस का चूल्हा गठुला में टंगा हुआ है, पुनः जो है हमारे गाँव की गरीब बांस में जंगल में जलावन बीच के रो रही है, बीमार पड़ रही है, गर्मी में लू लगा रही है, उसका श्राप आपको लगेगा। आप किनकी सरकार है? अंबानी अडानी का। किसान का ऋण माफ हो गया क्या? नई तरीके से उनको ऋण दिया गया क्या? मक्का उत्पादक किसानों के लिए क्या क्या फैक्ट्री लगी क्या? बैजनाथपुर पेपर मिल बना क्या? कोई भी ऐसा ऐतिहासिक काम तो बताए कि जिस आधार पर उनको वोट किया जाए। 17 साल बनाम 17 महीने की आप याद दिलाते हैं ना, तो 17 साल में नीतीश कुमार का नाटक पलटू चाचा जो कहते हैं, बच्चे को भी कह दीजिए तुम लफुआ है, उसको कष्ट हो जाता है। पलटू चाचा को अब शौक लगता है। 6 महीना पहले तेजस्वी तुम युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य हो तुम। 6 महीना बाद तेजस्वी बेईमान हो गया। इनको सबसे बेईमान लगता है तो क्या कहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब क्या, क्योंकि आदिवासी का बेटा है, गरीब का बेटा है, जेल में डाल दो। केजरीवाल इस देश का सबसे मजबूत मुख्यमंत्री, जो आज शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में सबसे अच्छा तो केरल में है, पर दूसरा कहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टि से देखिएगा तो दिल्ली में अच्छा व्यवस्था किया है। कौन सा दोष है उसको जेल में घुसा दिया है? ये भारत के लोग गहरी आंखों से देख रहा है। केजरीवाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री को जिस तरह से आपने घसीट कर ईडी सीडी के नाम पे उनको जेल में डाला, इसको भुगतना पड़ेगा मोदी जी को। और इनको जब मुद्दे की बात करता है, जब बेरोजगार दिल्ली के अंदर शहर में किसान जो अपने एमएसपी की बात करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन्होंने कहा था ना कि भारत के किसानों को लाभकारी मूल्य दूंगा फसलों का। कोई भी नेता कहे आज 2000 रुपया महीना आप देते हैं, 400 रुपया का खाद 1200 में बेचवाते हैं, 2 रुपया महीना आप देते हैं, कृषि यंत्र से टैक्स ठोकते हैं, 2000 महीना आप देते हैं, हम जो अनाज खाते हैं उस पर टैक्स लगाते हैं। टैक्सेशन सिस्टम में आप जाइएगा ना, आपको लगेगा कि कितना दुश्मन है भारत के संविधान का, भारत के लोगों का। ये एनडीए की सरकार कितना बेईमान है। आज किसान 900 किसान मरा वहां पे, 6 महीना आंदोलन चला, कहा कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, अनाज खा रहा है। लेकिन भारत के अंदर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार के किसानों ने लड़ाई लड़कर मोदी को कहवा लिया सदन के अंदर, हमसे गलती हो गई, सचमुच किसानों के लिए काले कृषि कानून बना था, मैं इसको सुधार करूंगा। बट आज भी सुधार नहीं किया है। शिक्षक के वाले 17 महीना में ये, चूंकि नीतीश बाबू का उम्र हो गया है, अच्छे लोग थे पहले, बहुत संघर्षशील, ये भी समाजवादी रहे हैं, पर अभी फिलहाल कुछ दिनों में इनको निर्णय लेने की क्षमता घट गई है। तेजस्वी जैसे युवा चेहरा उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने चाचू को, पलटू चाचा को लाए जगह पे, और आज देखिए 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ रोजगार पाए। शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा मिला है, आशा बहने की वेतन बढ़ा है, आज सेविका लोग सम्मानित महसूस कर रही है। और कुछ दिन इनकी सरकार रहती तो निश्चित रूप से बिहार का जो बनावट है, बिहार के जो लोगों की चाहत है, उस ओर काम होने ही वाला था। तब तक इनको भाजपा वालों ने हाईजैक कर गया। बिहार ही नहीं, कई राज्यों के सांसद विधायक को खरीदना, क्या किसी की बीबी को खरीद लेना, किसी के बेटा को पागल कर देना, ये अच्छे प्रधानमंत्री का काम है क्या? आप देखिए कई राज्यों में किसी के दल के विधायक को खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, ये अच्छे गार्जियन का, अभिभावक का काम है क्या? तो आप ये कहना चाहते हैं कि 17 महीना में नीतीश बाबू ने जो नहीं किया, 17 महीना में तेजस्वी जी ने किया। बिल्कुल, इसलिए आप लोगों का खुल करके सपोर्ट है बिहार के तेजस्वी जी को। तो बहरहाल बिहार के तेजस्वी जी को महागठबंधन, आप महागठबंधन को आप खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, तो स्थानीय तौर पे आप सुपौल में किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, ये जानना चाहूँगा। सुपौल का जनमानस एक लाइन में कह दिया कि यहाँ का जो उम्मीदवार है युवा चेहरा है, समान सीट पर दलित उम्मीदवार है। खासकर दलित वर्गों में
कुछ ऐसे वर्गों में जिसको भाजपा वाले अपना बपोती वोटर समझते थे, आज सहनी जी इनके साथ है। आज देखिए महागठबंधन तो 7 कुशवाहा उम्मीदवार, एक भी पूरे भारत में जुलाहा जाति जो दलित वर्ग से आते हैं, कहीं एनडीए वाले कहता है गरीब का है, पिछड़े के दलित के हम नेता है, एक भी टिकट आपने दिया क्या? ये यूपीए के लोग, महागठबंधन के लोग, 7 कुशवाहा जाति के लोग। हमारे यहाँ खगड़िया में आप देख लीजिए संजय कुशवाहा जी है, दूसरा उम्मीदवार है जिसको हाईजैक करके पैसा लेकर राजेश वर्मा को लाया है। लाखों वोट से खगड़िया जीत रहे हैं, हम बेगूसराय जीत रहे हैं, हम आरा जीत रहे हैं। वहाँ सुदामा गुप्ता जिस शाह जाति का वोट खास वोट होता था बीजेपी वालों को, आप जाइए शाह जी के टोला में, कारा सवाई तो बर्बाद कर दिया महंगाई लाकर, टैक्स लगाकर। आज किसान का बेटा बस सुदामा गुप्ता है, वो उम्मीदवार हो रहा है। रितु जायसवाल जी, अब देखिए वहाँ लवली आनंद उम्मीदवार है, घर है सहरसा, जात पात करने के लिए वहाँ अपने यहाँ वहाँ चली गई, और वहाँ रितु जायसवाल जी सबका चक्का जाम कर दी है। वो पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे आईएएस की पत्नी है, तो वहाँ तो नारा है कि आईएएस के हत्यारा की पत्नी को वोट दीजिए, कि आईएएस के पत्नी को वोट दीजिए। वहाँ कहिए प्रधानमंत्री जी जाके क्या जवाब देते हैं। एक दलित आईएएस कितने कठिन से हुए होंगे, उनकी हत्या आपने करवा दिया, और कहते हैं कि एनडीए और ये कुछ नहीं चलने वाला है। गांव का गरीब जग चुका है, वो देख रहा है कि मेरा बच्चा विद्यालय गया है, वो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो देख रहा है कि हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, वो देख रहा है कि किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, वो देख रहा है कि चारों तरफ अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है। बिहार के अंदर सीओ का बदली, मंत्री जी दनादन, शिक्षकों का बदली, विभाग दनादन, डीएम एसपी दरोगा जी की बदली, पदाधिकारी दनादन, तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त ये नीतीश पलटू चाचा को इस बार बिहार के लोग जवाब देंगे कि विश्वास वो अपना खो चुके हैं। तेजस्वी जी को लाएंगे। आप मुखिया भी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, और आपके पंचायत में जब मैं गया था तो पता चला कि बहुत सारे कामों को आपने करवाया है, लेकिन बहुत सारे काम धरातल पे नहीं उतर पाया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? सचमुच देखिए, आज के डेट में पंचायत प्रतिनिधि होना कठिन है। मैं लेकिन 2000 से ही बार चुनाव जीतता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत सपना था, लेकिन सपना चकनाचूर कर दिया ये एनडीए के लोगों ने, भारत सरकार के लोगों ने। पंचायत राज संस्था आज का संस्था नहीं है। 73वां 74वां संविधान संशोधन 243 जी में हमें 29 विभाग प्राप्त है, जो गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, गली नली, सारा गरीबों की आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। पर सारे विभाग के अधिकार को हाईजैक करके बिहार सरकार ने अफसरों के हाथ, ग्राम सेवक के हाथ सौंप दिया। एक आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो बिहार में 5000 रुपया वो रखिए। कबीर अंत्येष्टि योजना जो 1500 रुपया हम गरीब मर जाता था, जलावन के बिना उनका दाह संस्कार नहीं होता था, वो 3000 तो कर दिया है, पर किसी को मिलता इसलिए नहीं है कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनिए न पाएगा तो उसको मिलेगा कहाँ से। बड़ी सिस्टम खड़ा कर दिया। पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल भ्रूण हत्या कर दिया गया है। आज 500-1000 रुपया मुखिया जी का मानदेय बता देता है। क्या मुखिया जी को पैसे की जरूरत नहीं है क्या? उनको काम नहीं होता क्या? बिल्कुल पंचायती राज को बिहार सरकार धूमिल कर दिया है। बिहार के तमाम प्रतिनिधियों ने 2 साल तक आंदोलन किया, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था। सभी प्रतिनिधि ठान लिया है तेजस्वी सरकार आएगा, पंचायती राज मजबूत होगा, गांव का सर्वांगीण विकास होगा, गरीबों के सर पे छत होगा, उनको शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, उनके गली नली का सड़क का योजना बनेगा, शेड बनेगा, पशु शेड बनेगा, बकरी शेड बनेगा, सारी आवश्यकताएं पूर्ति होगी। वो बगैर तेजस्वी के महागठबंधन के सरकार का नहीं होगा। यही मेरा कहना है। महागठबंधन के नेताओं को आपका आभार प्रकट करते हैं। एक दलित युवा चेहरा को समान सीट पर टिकट देके आपने चौपाल जाति को सम्मानित किया है, तो सुपौल लोकसभा के लोग आपके विश्वास पे खरे उतरेगी। सुपौल लोकसभा में लहर चल चुका है, महागठबंधन का जीत सुनिश्चित। यही हमारा जनता को आभार है। बुद्धिजीवी भी हैं शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी जी, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये खुद परिचय दे दें। सर, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद चौधरी है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ और राष्ट्रीय वैश्य महासभा का जिला अध्यक्ष भी हूँ। सर, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के आप अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या टिकट बंटवारा में कोई गड़बड़ी हुआ है सुपौल जिला? खास करके पूरे बिहार में या पूरे इंडिया में कह लीजिए, वैश्य समाज 95% वैश्य मतदाता बीजेपी और जेडीयू को वोट दे रहा है, लेकिन उनके साथ टिकट वितरण में बिहार में जो हुआ है, टिकट वितरण में जो बिहार में हुआ है उसको नजरअंदाज किया गया। आज बीजेपी को वैश्य की पार्टी यानी बनिया की पार्टी कहा जाता है, और 40 सीट में मात्र 1 सीट बीजेपी दिया है आपको, वहां से संजय जायसवाल को,
पश्चिमी चंपारण से। जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिसको सुपौल लोकसभा, हर लोकसभा में बैस कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी खुलकर समर्थन किया, लेकिन सुपौल जेडीयू एक भी सीट पर बैस को कैंडिडेट नहीं दिया, एक भी सिंगल नहीं दिया। आज जात पात की लड़ाई चल रही है, उस जात को टिकट दीजिए, हमारी जात को टिकट दीजिए, कुशवाहा को दीजिए, मंडल को दीजिए, धानों को दीजिए, लेकिन बैस की संख्या 22% है पूरे बिहार में। 22% रहते हुए भी उस कास्ट को नज़रअंदाज किया गया है। इससे बैस कम्युनिटी काफ़ी क्षुब्ध है और इंडिया से क्षुब्ध होकर के वो लोग निर्णय लेने के लिए तैयार है, स्वतंत्र है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय बैस महासभा का। 11 ब्लॉक, 184 पंचायत है, मेरा हर जगह संगठन है। हर जगह से मुझे फोन आता, मुझे क्या करना है। मैं खुल करके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है हम लोगों से जाति किया है, केवल वोट लेने का काम करता है, उसके बाद हम लोग कोई मतलब नहीं रखता है। निश्चित तौर पर मैं इस बात की भर्त्सना करता हूँ जो आप वोट लेते हो हमारा और टिकट देने में हमारे साथ नाइंसाफी होती है। नाइंसाफी करते हैं। सर, अभी आप वर्तमान में कांग्रेस से भी जुड़े हैं, तो चलिए सीधा सवाल आपसे कांग्रेस से कर लें कि यहाँ पे सुपौल में रंजिता रंजन कांग्रेस से ही हुआ करती थी और वो सांसद हुआ करती थी, और इस बार कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में भी नाइंसाफी किया है। पप्पू यादव के पार्टी जाप को विलय करवा लिया गया और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। पप्पू यादव के परिवार से किन्हीं को टिकट नहीं दिया गया। तो क्या यह राजनीति हत्या की साजिश नहीं है कांग्रेस के द्वारा? यह चुनाव जो है बिहार स्तर की नहीं है, यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर की है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और देश में हमें सत्ता में काबिज होने के लिए हमें कुछ समझौता करना पड़ता है। ये लगातार कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन समझौता के तहत ये सीट आरजेडी को चला गया, तो उसमें हम लोगों का कुछ नहीं करना है। आखिर सर ऐसा क्यों? ये आरजेडी को सीट चला गया, तो क्या रंजिता रंजन सक्षम नहीं थी सुपौल को चलाने में? रंजिता रंजन अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है और वो पार्टी की काम देख रही है। राष्ट्रीय सचिव भी है, कई जगह उसको काम लगाया गया और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य है। राज्यसभा सदस्य है, इसलिए उसको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए फिर वो नहीं लड़ाया गया। तो बहरहाल अभी सर जो निवर्तमान सांसद हैं आपके, उनका काम कितना धरातल पे उतरा है ये जानना चाहूँगा। फिर जानना चाहूँगा कि यहाँ का आबो हवा क्या है। अभी जो है वर्तमान सांसद जो है श्री दिलेश्वर कामत जी, उनके द्वारा क्या काम किया गया नहीं किया गया कुछ धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा। निश्चित तौर पर धरातल पर दिखना चाहिए। और भी सांसद बिहार में हैं, एनडीए के ही हैं, लेकिन उसका काम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ के जनता इनसे नाखुश है और जनता के प्रति इनका भी कोई सकारात्मक सोच नहीं है। निश्चित तौर पर हम उनकी बात नहीं करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन में जो 6 पार्टी है, कांग्रेस, राजद, सीपीएम, सीपीआई, माले और मुकेश साहनी की पार्टी इंसाफ पार्टी, ये 6 पार्टी की आज गठबंधन है सुपौल पूरे बिहार में। और सुपौल लोकसभा एक मिसाल कायम करेगा। निश्चित तौर पे एक साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार, गरीब परिवार के लोगों को टिकट दिया गया जो सिंघेश्वर से विधायक थे और अपार वोट से जीते थे। एक प्रैक्टिकल किया गया है। अति पिछड़ा, हरिजन, ऐसे लोगों को इंडिया गठबंधन द्वारा नहीं पूछा जाता है। एक चौपाल जाति है जो तांती ततमा उसको खतवे कहा जाता है, उसको सम्मान देने का इंडिया गठबंधन ने काम किया है। निश्चित तौर पर यह प्रैक्टिकल सफल होगा। आज जान लीजिए, जो केवल जुमलाबाजी, झूठ फरेब के आधार पर हमारा सरकार टिका हुआ, उसको बेनकाब करने के लिए इस बार एक लहर चल चुका है। ये लोग बोलता है मोदी के नाम पर, अरे उसके पास वो मोदी जी तो एक साधारण जो कहते हैं पंचायत चुनाव में प्रचार करने आते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी, आप समझ सकते हैं एक प्रधानमंत्री का कितना बड़ा दायित्व होता है। एक राज्य में 20-20 कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री थी, इतना कार्यक्रम नहीं होता था। निश्चित तौर पर सारे सूत्र को अपनाया जा रहा है, पैसा से, रुपया से वोट को खरीदने का काम किया जा रहा है। और जब हम जीत जाते हैं, हमारा सांसद होता है, राजस्थान में खरीद लिया, कई जगह हमारी सरकार को गिराने का काम किया, और यदि हम उसके बाद नहीं आते, ईडी सीबीआई से हमको डैमेज किया जाता, हमको जेल में बंद कर दिया जाता। सर एक सीधा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आखिर लालू यादव के पार्टी को क्या दिमाग में आ गया कि चुन करके ये विधायक को ही टिकट दे रहे हैं सांसद में?
पूर्णिया से बीमा भारती जो विधायक हुआ करती थी, पूर्व मंत्री हुआ करती थी, उनको दे दिया गया। और यहाँ सुपौल से भी जो विधायक हुआ करते थे उनको टिकट दे दिया गया। अगर ये खुदा न खास्ता, हालांकि मैं भगवान से कामना करता हूं कि ये आ जाए, अगर ये दोनों नहीं आ पाते हैं तो फिर तो ये साधारण इंसान हो जाएंगे, विधायक भी नहीं रहेंगे। आखिर उनके दिमाग में क्या कैलकुलेशन चला कि सारे विधायक को ही उन्होंने टिकट आपको मालूम होना चाहिए, बीमा भारती जेडीयू से आई है जी। वो राजद की विधायक नहीं थी, जेडीयू से आई और राजद ज्वाइन की, इस्तीफा दे करके आई, जेडीयू से इस्तीफा दे करके आई और राजद उसको उम्मीदवार बनाया। ठीक है, यहाँ का सवाल जहाँ तक है तो मैं कह रहा हूँ चौपाल जात को सम्मानित करना था और चौपाल जात में एकमात्र विधायक थे पूरे बिहार में, इसलिए उसको बगल सिंहेश्वर विधानसभा जहाँ के विधायक हैं इसी लोकसभा में पड़ता है, वो इसी लोकसभा के उम्मीदवार कहीं बाहर से नहीं लाया गया, इसीलिए इसको प्रैक्टिकल के तौर पर दिया गया जो एक चौपाल जाति को सम्मानित करें। और इंडिया गठबंधन कहिए या राजद कहिए सदा से सभी जातियों को लेकर चलती है, ए टू जेड की पार्टी अभी बन चुकी है। यानी नटसेल में आप यह कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति को सम्मान करने के दृष्टिकोण से यह टिकट आवंटित एकदम निश्चित आवंटित किया गया। वहाँ अति पिछड़ा है बीमा भारती, ये पहले अति पिछड़ा में आते थे, कांची ततमा चौपाल, ये जो है 2014 के बाद ये 80 में आ गए, इसलिए दिया गया है। और यहाँ के युवाओं में, यहाँ के लोगों में वर्तमान केंद्र सरकार की से नाखुश और मायूसी है। ये केवल 5 किलो अनाज देकर के लोगों को पंगु बना दिया गया। एक बात नोट कर लीजिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, जब इलेक्शन आता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और विदेश में इसका रिपोर्ट जाता है। जो आप कह रहे हैं मोदी जी हमारा आत्मनिर्भर भारत है, तो 80 करोड़ लोग गरीब कैसे हो गया जो गरीब को बांट रहे हैं? ये रिकॉर्ड है, ये मामूली बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी चर्चा हो रही है। जब आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर है, हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, 80 करोड़ लोग भूखा कैसे मर रहा है जिसको चावल दे रहे हैं आप? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, ये सरकार केवल जुमलोबाजी की सरकार है, ये कुछ करती नहीं है। ये राम के नाम पर, रहीम के नाम पर हम दो भाइयों को लड़ाने का काम करता है। ये भारत जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई का नारा देते आए हैं, लेकिन आज हिंदू को मुसलमान से हिंदू को लड़ाने का काम करता है। भगवान को क्या भाजपा वाले, क्या राजद वाले या कांग्रेस वाले राम का पूजा नहीं करता क्या? केवल बीजेपी वाला करता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सुपौल वासियों को? आइडियलाइज न्यूज और सीमांचल, हम आइडियल न्यूज और सीमांचल न्यूज के माध्यम से मैं समाज को यही कहना चाहूंगा, जो आप एक ऐसे कार्यकर्ता को चुने, नेता को मत चुने, एक कार्यकर्ता को चुने जो आपको कदम में कदम मिलाकर जब भी फोन जाए उसका फोन खुला रहे और दौड़ करके हमारे समस्या के समाधान। ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया गया है जो हमको लगता है सामने में जो चौपाल जी हैं वो इसमें खड़े उतरेंगे। माहौल सुपौल के साथ साथ पूरे देश में आम जनताओं के बीच जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पिछले 2014-19 में जो वादा किए थे, आज हम देखते हैं आम लोगों के बीच हम जब जाते हैं ऐसा लगता है कि देश में अभी तक इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री के रूप में कोई नहीं हुआ। दूसरी बात क्या है, जो भी वादा किए थे, हम पहले 2014 को याद करें, हम देखते हैं जो पहले विदेश नीति की बात होती थी, भुखमरी की बात होती थी, स्वतंत्रता की बात होती थी और जीडीपी की बात होती थी, काला धन की बात होती थी और डॉलर की बात होती थी। आज आप जब भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बिहार में हो चाहे देश में किसी भी कोने में भाषण दे रहे हैं, आप उनके मुंह से सुनेंगे कभी भी जीडीपी की बात नहीं करते, ना ही कभी विदेश नीति की बात करते हैं, ना ही आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, ना ही शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ना ही चिकित्सा के बारे में बात करते हैं, ना ही किसान के बारे में बात करते हैं। आप गौर करेंगे, पिछले 2 साल पहले जब कृषि कानून आया था, जितना वो फोर्सेज वो किसानों को रोकने के लिए, आप जानते हैं लोकतंत्र में सभी का ये अधिकार है जो हम सरकार के प्रति प्रदर्शन करें, जो अच्छे मांगों के लिए हम लोग धरना करें। जब वो लोग आ रहे थे तो दिल्ली आने नहीं दिए। आपको उससे पहले के याद करते हैं, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा
राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था रामलीला मैदान में, और किसान लोगों ने एक कानून के विरोध में आंदोलन किया। तो क्या राजीव गांधी ने किसान को आने नहीं दिया? अपना कार्यक्रम वो स्थगित करके किसान को आने के लिए निमंत्रण दिया, और वो राजीव गांधी खुद जाके प्रधानमंत्री होते हुए किसान से जाके मिले। और आज आप देख लीजिए इस देश में क्या चल रहा है, ये अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाह का चल रहा। आम लोगों के बीच में देखेंगे सुनेंगे तो बोलेंगे ये तो तानाशाही है। तो इस बार तो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार, तो फिर तब तो अप्रत्यक्ष रूप से अभी तानाशाही है, फिर प्रत्यक्ष रूप से तानाशाही हो जाएगा क्या? आपको क्या लगता है? ये 400 पार का नारा जो है शुरू में दे रहे थे, अब तो बंद कर दिए। अब तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब वो नारा बंद कर चुके हैं। फर्स्ट चरण के जब मतदान हुआ उसके बाद वो भूल गए, 400 पार का नारा वो भूल गए। अब जब देखिए जो भी भाषण शुरुआत करते हैं वो एक धार्मिक उन्माद जिससे उत्पन्न हो, देश में अस्थिरता उत्पन्न हो, इसके लिए वो भाषण देते हैं। अब परसों का बयान देखिए क्या बोलते हैं, जो शहजादे के लिए पाकिस्तान खुश है, मुसलमान खुश है। आप सोच लीजिए अब क्या चर्चा है उनको, धर्म के नाम पे पाकिस्तान की चर्चा करते हैं, वो मुसलमान की चर्चा करते हैं। अब आप जान लीजिए जितने आप इस देश में जब आज़ादी हुई 47 में, क्या 47 में मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या सिर्फ हिंदुओं की भागीदारी थी? हिंदुओं की भागीदारी थी? क्या सिखों की भागीदारी नहीं थी? क्या क्रिश्चियनों की भागीदारी नहीं थी? सभी लोग मिलजुल के बात, सभी लोग कुर्बानियां दी आज़ादी में। और इसी देश के मिट्टी के जन्मे हम किसी भी धर्म के बारे में नहीं कह सकते हैं। हिंदू धर्म जो मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म में जलाने का कॉन्सेप्ट है, जो जब वो शरीर त्याग देते हैं तो वो जलाते हैं। मुसलमान मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं जल के भी नहीं जाते हैं। नहीं ठीक है, उस पे यदि प्रश्न चिन्ह आप लगा रहे हैं वो गलत है। और देश के प्रधानमंत्री को जिनको सबको साथ लेके चलना चाहिए, वो यदि इस तरह का भाषण दे रहे हैं तो ये तो उन्माद फैला रहे हैं। ये तो चाह रहे हैं मोबिलाइज हो जाए, जिससे 10 सालों में मोबिलाइज करके हिंदुओं को ठग करके वोट लिए, लेकिन काम एक भी नहीं है। हम चर्चा सर आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है, तो आपकी पार्टी राजद कितने मुसलमान कैंडिडेट को टिकट भी देती है? देखिए जब देश की चुनाव हो, ये बिहार की चुनाव नहीं हो रही है, ये सुपौल जिला का चुनाव नहीं हो रहा, ये संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। बात रही, आप बोलिएगा आप बेस को कितने परसेंट है? बेस यहाँ कितने परसेंट है? जी आप ही बताइए। टोटल 22%। बिहार की बात कर रहे हैं, लगभग 23% है। मुसलमान लगभग कितने? 18% है। यादव कितने हैं? 16% है, 14% है। और भी जैसे अब परसेंटेज के अनुसार देखिए, जैसे यहाँ पे जनरल सीट है, यहाँ दलितों को दिया गया, क्यों दिया गया? अब तो ये क्वेश्चन होगा ना, क्यों दिया गया? अभी देश बचाने की जरूरत है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। यहाँ जहाँ पे जो कैंडिडेट जनता मांग करती है उस कैंडिडेट पे पार्टियां विचार विमर्श करके देती है। ऐसा नहीं है जो कोई भी पार्टी बिना पूछे या जनता से बिना विचार किए टिकट देती है। जनता से विचार करके ही, जनता के लोगों का अभाव भाव देख करके ही टिकट देती है। यहाँ जब जनसंख्या के अनुसार सबकी भागीदारी होगी, सबकी भागीदारी है। विधानसभा के चुनाव में भी देखेंगे आप, और सभी को साथ लेके चलने के लिए आपको कुछ न कुछ कंप्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि ये देश की चुनाव संविधान को बचाना है। क्योंकि आप श्रीमान आपका कहना है कि जनता से विचार विमर्श करके टिकट की बंटवारा किया जाता है, टिकट का भागीदारी होती है जनता के भी। तो अगर टिकट की बंटवारा की बात करें तो राहुल गांधी का चलने नहीं दिया गया बिहार में, ऐसा माना जाता है। अगर चलने दिया जाता तो पप्पू यादव को टिकट मिलता, रंजीता रंजन को मिलता, उनके बेटा को मिलता। हास्पद बात है जो राहुल गांधी के चलने नहीं दे रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो राहुल गांधी का चलने नहीं दिया जा रहा। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वीआईपी, सीपीआई, सीपीएमएल, आप ये बताइए माले का क्या कितना विधायिका है बिहार में? माले का क्या है? हम आपके बातों को समझ रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं पप्पू जी का, रंजीता रंजन और पप्पू जी का। रंजीता रंजन पिछले 2 लोकसभा चुनाव लड़ी, एक में वो 3.25 लाख से हारी। अभी वो राज्यसभा सांसद है।
दूसरी बात आई है पप्पू जी पे। पप्पू जी हमारे बड़े हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान की नजर से देखते हैं। लेकिन दूसरी बात आपको याद होगा, हो सकता है आपको जानकारी नहीं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पप्पू जी को जानता हूँ और बता रहा हूँ। और पप्पू जी का जो चाल और चरित्र है ना, दोनों में आसमान और धरती का अंतर है। आपको बता देते हैं, याद कीजिए जब पप्पू जी जेल से निकले थे पहली बार 14 सालों के बाद, लालू जी के पास जाके क्या क्या बोले वे। लालू जी क्या बोले, लालू जी के पैर पे गिर के वो माफी मांगे, रोने लगे। और जब लोग मना किया लालू जी को, सभी पार्टी के सभी लोग मना करते थे उनको, जो मत दीजिए टिकट, लालू जी ने जीवन दान दे करके, हमको वो वक्तव्य याद है, मैं वहां बैठा हुआ था, बोला कि हम जानते हैं तुम मेरा नहीं होगा। पप्पू जी का ये स्टेटमेंट है, हम खेबे कौन चीज, मैं वहां बैठा हुआ था, पप्पू जी से जाके पूछ लीजिएगा आप, हमारे सामने की बात हो रही थी, वो बोले थे हमें खेबे की, हमारे बाल बच्चा की खेबे, कहते इतना दिन के बाद लिए मैथिली में बोले थे। बोला हम जानते हैं, हमको सब लोग मना कर रहे हैं तुमको टिकट देने से, लेकिन मैं तुमको एक जीवन दान देता हूं, जाओ चुनाव लड़ो। और दूसरी बात इस और चुनाव जीतने जिस दिन जीतने काउंटिंग के अगले घंटे के बाद वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, आपको याद है? मैं बता रहा हूँ क्या स्टेटमेंट दे रहे थे। मैं अपने बदौलत चुनाव जीता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत चुनाव नहीं जीता हूँ मैं। वही पप्पू जी विधानसभा में तेजस्वी जी को रोकने के लिए अपना संगठन, जितने भी विधानसभा है उसमें अपने एक लड़का को खड़ा करके, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके तेजस्वी जी को रोकने के लिए वो कैंडिडेट उतार रहे थे। ठीक है सर। दूसरी बात और सुन लीजिए, पप्पू जी के बारे में बता रहे हैं, इस बार पप्पू जी क्या किए, कितना धोखा दिए, सुन लीजिए। पप्पू जी कितना धोखा दिए, पप्पू जी कितना धोखा दिए, पप्पू जी कम धोखा दिए। सर अगर हम नेताओं पे चर्चा करें, उनके चाल और चरित्र पे चर्चा अरे करें, बोलने बात तो बहुत देते, लंबी पूरा जाएगी। काट लेते नहीं हैं। नहीं, उतना समय का किल्लत है। हम सुपौल पे चर्चा कर रहे हैं, सुपौल की जो मूलभूत समस्याएं हैं हम उन पे चर्चा कर रहे हैं। अब तक का जो कार्यकाल रहा है सांसदों का, उनमें क्या कुछ कार्य हुआ है, क्या कुछ समस्याएं हैं, और अब आप सुपौल को बेहतरी के लिए किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो सुपौल के बेहतरी के लिए आपको देख ही रहे हैं। एक हमारे बुजुर्ग जो उम्मीदवार हैं जदयू के, आप गौर कीजिएगा, जदयू अपना चुनावी मैनिफेस्टो भी दिला है। आप कभी सोचे चुनावी मैनिफेस्टो क्या है, क्या मैनिफेस्टो है जदयू का, वो क्या करेंगे आगे, ये तो बताना चाहिए। सभी पार्टी बताती है वो क्या करेंगे आगे, वो क्या करेंगे बताइए। नहीं, हालांकि घोषणा पत्र तो सभी पार्टी जारी करते हैं, लेकिन उस पर काम कितना होता है? नहीं काम कितना होता है? ठीक है, जदयू मैनिफेस्टो लाया, क्या घोषणा पत्र जो तेजस्वी जी घोषणा किए थे विधानसभा में, जो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, वो गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी तो मैनिफेस्टो लाया ही है ना। तो गठबंधन ने पार्टी का अपना अपना गठबंधन, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार चरित्र है वो जदयू करती है क्या? जदयू है, जदयू का, जदयू का अलग मैनिफेस्टो है, जदयू समाजवादी विचारधारा का है, वो अलग है। ये तो जदयू और बीजेपी का विचारधारा तो एक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन साथ तो है ना अभी। तो वही जबरदस्ती का गठबंधन है, जबरदस्ती का इसको कब्जा कर लिया है ना नीतीश जी को। क्या लगता है नीतीश जी फिर पलटी मार देंगे? आपको बोलने की जरूरत है, देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, बोलने की जरूरत है। ये क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद आपको पता है, कुछ होने वाला है जदयू का। नीतीश जी को जबरदस्ती लिखवा करके बुलवाया जा रहा 3-4 आदमी से। जदयू का जब प्रत्याशी तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछिए कि क्या स्थिति है उसका, देश में क्या स्थिति है। तो आप आरजेडी से हैं, आरजेडी से है। तो चंद्रहास चौपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रहास चौपाल जी सुपौल ही नहीं, सिंहेश्वर में विधायक थे, युवा विधायक, और हमेशा वो 24 घंटा, आप 12 बजे रात में भी उनके पास फोन करेंगे, किसी भी समस्या को लेकर के फोन करेंगे, वो जरूर कोशिश करेंगे कि भाई समस्या समाधान हो जाए। बात रहा लोकसभा का, आप बताइए पूरे देश में, बिहार ही छोड़ दीजिए, पूरे देश में चौपाल समाज, ततवा समाज को कोई भी पार्टी आज तक टिकट यहाँ नहीं दिया इस बार। नहीं, तो आप लोग धर्म और जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं, फिर आप भी जातिवाद जातिवाद कहाँ कर रहे हैं? हम तो हिस्सेदारी दे रहे हैं, हम तो हिस्सेदारी दे रहे हैं उनको। जब सभी लोग साथ में हिस्से अपना अपना हिस्सा लेके चलेंगे तब ना समाज में, तब तो पक्षपात नहीं होगी ना। हम लोग तो जाहिर है, हम लोग तो पक्षपात नहीं करने वाले हैं, हम लोग को सबको साथ में लेके चलने वाले। हम लोग अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान भाई हो, सबको लेके चलना, अल्पसंख्यक भाई हो, सबको लेके चलना, किसी के साथ भेदभाव करने की जरूरत नहीं है।
सुपौल में दो समस्याएं हैं जिनको मैं लगातार उठाता हूँ। एक बाढ़ की समस्याएं हैं जिनको लेकर के अब तक कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरा है कि यहाँ पलायन जो है, बेरोजगारी चरम पे है और अफसरशाही को तो सब जानते हैं, जो भ्रष्ट अफसरशाही है यहाँ पे, उनसे लोग पीड़ित हैं। एक तरफ सरकार का इग्नोरेंस, दूसरी तरफ सिस्टम से पीड़ित लोग, इनकी जो दुर्दशा है क्या वो सुधरेगा? देखिए, जब बाढ़ की समस्या पहला बताए, आपको याद होगा जब 2000 में पहले बाढ़ आए थे 2008 में, उस समय इतना भयंकर बाढ़ आया था। उस समय लालू जी वहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार, तो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का काम किसने किया? राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के बाद बहुत सारा फंड आया था, बहुत सारा विकास हुआ उसी फंड से। हाई डैम क्यों नहीं बन पा रहा है? अब तो देखिए 17 सालों से 18 सालों से नीतीश जी का सरकार है। सरकार सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, अपना किसी तरह जोड़ तोड़ से अपना मुख्यमंत्री बनेगा। जनता से उस नीतीश जी को कोई मतलब ही नहीं है। 10 सालों से केंद्र सरकार के, आप ये बताइए, सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। पटना विश्वविद्यालय में 150 वर्षों का जब कार्यक्रम होता, शताब्दी समारोह हुआ था, नीतीश जी हाथ जोड़ करके 10,000 विद्यार्थियों युवाओं के बीच मोदी जी को बोले थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का मान्यता दे दीजिए। सभी लोगों के सामने बोले थे। अभी तो साथ में है। अभी साथ में है, पिछली बार भी साथ में थे, उस समय भी साथ में थे। एक छोटा सा काम नहीं करवा पाए, जो एक छोटा सा काम है, एक सेक्रेटरी लेवल का वो काम है, वो करवा नहीं पाए नीतीश जी। किस मुंह से उनके साथ है? क्या आपको लगता है डबल इंजन का सरकार काम कर रही है? आपको लगता है? मोदी जी जब 19 में आए थे क्या क्या बोले थे? विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। और नीतीश जी का याद होगा, नीतीश जी बोले थे, मैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए मैं आंदोलन करूंगा, ये करूंगा। आंदोलन हुआ भी कहाँ हुआ? सरकार में तो आप साथ में हैं। तो इंडिया गठबंधन अगर जीत कर सरकार में आती है तो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा, वो तो घोषणा में है। तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता कह रहे हैं कि विशेष राज्य और विशेष पैकेज दोनों व्यवस्था करेंगे। निश्चित है।